गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस नवाज क्लासेस के स्पॉन्सरशिप से सेल डिवीज़न का जो टॉपिक है क्लास 10 के बायोलॉजी में, वो हम लोग उसके आखिरी पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 2-3 क्लासेस जो है वो सेल डिवीज़न पे दे चुके हैं। उन क्लासेस के अंदर में हमने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से सेल के डिवाइड होने के प्रोसेस, उसके इम्पोर्टेंस, उसको हमने आपको बताया था। सेल डिवीज़न का जो बेसिक ओरिजिन था, कहाँ से ये टॉपिक जो है वो लीड कर रहा है बॉडी के ग्रोथ को, ये मेंटेन कर रहा है बॉडी के दूसरे फंक्शंस को, हमने उसके भी जाना था और उसको भी ध्यान रखने की कोशिश की थी। ठीक है, आज उसको हम इख्तिताम पे पहुंचाएंगे मियोसिस के ज़रिए से। तो पहले आपको हम एक प्री कैप दे देते हैं ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। जैसे कि हमने आपको सेल के डिवाइड होने के बारे में सबसे बुनियादी तौर पे आपको हमने न्यूक्लियस का रोल बता दिया था कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस जो होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है जो सेल के डिवीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ सेल विदाउट न्यूक्लियस कुड नॉट बी डिवाइडेड। वो डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में आपको जो क्रोमोसोमल पार्टिकल्स दिखते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, आपके सेल को दूसरे न्यूक्लियस के प्रोडक्शन को और दोबारा एक सेल से दूसरे सेल के बनने के प्रोसेस को क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमने आपको वहाँ पे न्यूक्लियस का रोल, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम्स के रोल को बताया था। क्रोमोसोम्स के अंदर में धागे की शक्ल में जो पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसमें कुछ मोती पर्ल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। ठीक है, हमने उसके बारे में भी आपको बताया था। और क्रोमोसोम्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए होता है, ठीक है, वो डबल थ्रेड होता है, वो इस तरह से उलझा हुआ शक्ल होता है। हमने आपको उसके बारे में डायग्राम्स के थ्रू लास्ट क्लास में बताया था। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा हमने क्रोमोसोम का पूरा मॉर्फोलॉजी आपको बताया था। क्रोमोसोम्स के अंदर में सेंट्रोमेयर कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के किस पार्ट को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर किस हिस्से को हमको टेलोमेयर कहा जाता है, और उन तमाम चीज़ों के क्या फंक्शंस है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र का क्या इंपॉर्टेंस है, हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल डिवाइड क्यों होता है, सेल के डिवाइड होने से हमें क्या फ़ायदा है, सेल के डिवाइड होने से क्या रिज़ल्ट निकल के सामने आएगा। तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, सेल जो है दूसरे तमाम रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, जहाँ सेल का रिप्लेसमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। और क्या नाम है आपका, हीलिंग ऑफ वुंड्स जो होता है, ज़ख़म के भर आने के बाद जो नया जो सेल जो पैदा होगा उसमें भी क्या करता है, सेल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वहाँ से निकल के सामने आता है। उसके अलावा हमने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था कि सेल का साइकिल क्या होता है। सेल का ग्रोथ से लेकर उसकी दोबारा डिवाइड होने के बाद जो सेल का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के अंदर में कैसे करके एक सेल जो है जन्म लिया, वो अपने ग्रोथ को पहुंचा, उसके बाद उसके अंदर रेप्लिकेशन देखने को मिला, फिर सेकेंडरी जो फंक्शंस है, अपीयरेंस है, वो देखने को सामने आए। उसके बाद वो मेटाफेज के ज़रिए से क्या हुआ, डिवाइड होने के बाद उससे दूसरा सेल का जन्म हो गया। ये पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं, जिनको हमने आपको इंटरफेस और माइटोटिक फेज़ यानी मेटाफेज़, इसके ज़रिए से आपको हमने बताया था। ठीक है, और माइटोटिक फेज़ के अंदर जब आपको हम बता रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर हमने आपको प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, माइटोसिस सेल डिवीज़न, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आमतौर पे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो अमाइटोसिस होते हैं, माइटोसिस होते हैं और मियोसिस होते हैं। अमाइटोसिस जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल डिवीज़न होते हैं, यानी सेल के अंदर में किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो अमाइटोसिस सेल डिवीज़न के अंदर में देखने को मिलता है। ये आम तौर पे बहुत ही लोअर क्लास ऑफ एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि अमोइबा, ईस्ट, इन तमाम जगह पे हमको अमाइटोसिस जो है यानी डायरेक्ट सेल डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है वो क्या होता है, ये बॉडी पार्ट्स में पाया जाने वाला यानी बॉडी क्रोमोसोम्स का जो है वो डिवीज़न है। ठीक है, और ये एक इक्वालिटी पे बेस है, ये एक इक्वेशनल सेल डिवीज़न है।
इक्वेशनल सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब एक मदर सेल, ठीक है, जब वो डिवाइड होता है तो उससे जो सेल बनता है डॉटर सेल, ठीक है, उसके अंदर अगर क्रोमोसोम का क्वांटिटी अगर बराबर रहे, जैसे कि 2n मदर सेल के अंदर में भी है और जो डॉटर सेल जो बन रहा है उसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम के नंबर में किसी तरह कोई गिरावट, कोई रिडक्शन नहीं आया है, तो उसको हम माइटोसिस सेल डिवीजन या इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी ये आसानी से डिवाइड नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब डायग्राम्स के थ्रू, प्लांट का डायग्राम, एनिमल का डायग्राम, हमने आपको लास्ट क्लास में कार्योकाइनेसिस का जब प्रोसेस बताया था, कैसे करके न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कार्यो का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के टूटने का प्रोसेस यानी न्यूक्लियस के डिवाइड होने का प्रोसेस हमने आपको पूरे विस्तार तरीके से, इसका 4 फेज़ होता है, हमने आपको बताया था। प्रो फेज़ होता है, मेटा फेज़ होता है, एना फेज़ होता है, टेलो फेज़ होता है। प्रो फेज़ के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमने इसके बारे में आपको बताया था कि कैसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब हो जाने की वजह से न्यूक्लियर का मटेरियल साइटोप्लाज्मिक चीज़ों के साथ जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसको हमने डायग्राम के ज़रिए आपको बताया था, जब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का मटेरियल मिक्स हो जाएगा तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपस में क्या होंगी, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होंगे वो अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल रीजन पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि इक्वेटर के ऊपर आप देखिएगा मेटाफेज का डायग्राम। तो मेटाफेज के डायग्राम में हमने आपको बताया था, जब हम लास्ट क्लास का वीडियो आपको देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा। तो वहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से मेटाफेज के डायग्राम्स के अंदर में क्या होता है कि आपको इक्वेटोरियल प्लेट पे जो होता है वो क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं, और स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है पोलर रीजन पे, ठीक है। तो डायग्राम में हमने आपको इस तरह से कुछ इस तरीके से आपको दिखाया होगा, अगर आप दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको डायग्राम में बताया था। आपको समझाने के लिए हमने क्या किया, फिर से दोबारा आपको बता दिया कि ये सब स्पिंडल फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं मेटाफेज के अंदर में इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट पे जो अरेंज रहते हैं क्रोमोसोम, उनके ज़रिए से कनेक्ट रहते हैं, और उनको क्या करते हैं, आने वाले फेज़ यानी एना फेज़ में क्या करते हैं, पुल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो क्रोमैटिड स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये 2 ऊपर की तरफ और ये 2 इस तरफ जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है वो ट्रांसपोज हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो जाते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में भी बताया था। एनाफेज और टेलोफेज में जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, तो इनके अर्ध गिर्द क्या होते हैं, फिर से दोबारा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपियर जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोफेज के अंदर में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और टेलोफेज के अंदर में आपको रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको दिखने को मिलेगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल से हमको 2 सेल का फॉर्मेशन जो है वो निकल के सामने आएगा, देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आपको सेल डिवीजन का साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, आज हमारा जो सेंट्रल टॉपिक है वो है मियोसिस। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मियोसिस। तो जिस तरीके से हमने आपको प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन का जो तीनों पार्ट है, माइटोसिस, माइटोसिस और चूँकि मियोसिस के बारे में आज बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तौर पे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो हमने आपको जो क्लासेस दे चुके थे माइटोसिस तक, वहाँ तक के तमाम टॉपिक्स को जो हमको मुमकिन लगा मैंने आपको रिवीजन वर्क दिया, उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक
पैरेलल स्टडी जो है वो चलेंगी इसके बारे में। जैसे कि हमने आपको उस दिन तमाम चीज़ों के बारे में एक अच्छा आइडिया, एक मोटी मोटी बातें जो है आपको बता दी थी। आज उनको एक पैरामीटर के तौर पे हम डिफरेंस कॉलम के तौर पे जो है समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोसिस और माइटोसिस जैसे हुआ, जैसे प्लांट माइटोसिस और एनिमल का माइटोसिस डिवीजन हो गया, कार्योकाइनेसिस जो होते हैं और साइटोकाइनेसिस जो होते हैं उनका क्या डिफरेंस निकल के सामने में आएगा। या आप मान लीजिए प्लांट के अंदर में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चल रहा है और एनिमल के अंदर में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चल रहा है, तो दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस निकल के सामने आएंगे, हम इनको क्या करेंगे अभी आपको एक पैरेलल स्टडी में बताने की कोशिश करेंगे। तब हमारा जो है सेंट्रल टॉपिक मियोसिस जो है शुरू हो जाएगा। इनके ये टॉपिक्स हमने लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, अपना कॉपी जो है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मुझे माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में बताना है। बच्चे बहुत ध्यान से जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कॉपी और जो नोटबुक है और आपके पेन जो है उनको करीब रखें, ताकि क्या कर सकते हैं कि आप उसके ज़रिए से जो इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे उसको नोट कर लें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बैक वक्त माइंड पे नहीं रखा जा सकता है, वो आपके दिमाग में नहीं रहता है, आप उसको अपने दिमाग में हर वक्त स्टोर नहीं कर पाएंगे, आप भूल सकते हैं। तो नोट कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको दोबारा जब देखें तो आपको फिर आधा घंटे और 40 मिनट की लंबी लंबी वीडियो देखने ना पड़े, आप उसी को शॉर्ट वर्क कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये स्मार्ट स्टडी का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं हो पाया। क्योंकि फिर आपको अगर 40 मिनट दोबारा उस चीज़ को समझने के लिए देना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब आ रहा है कि आपने पिछले 40 मिनट को बर्बाद कर दिया। तो आप नोट करना सीखें, नोट करने एक अच्छी हैबिट है। इसी तरीके से हम ऑनलाइन वीडियोस को जो है वो आसानी के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे लास्ट क्लास में माइटोसिस उसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव तौर पे बताया था। अभी आपको मामूली इसके बारे में आइडिया दे दिया। तो अगर आपको डिफरेंस कॉलम में लिखना होता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, तो आपको पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना पड़ेगा। डिफरेंस कॉलम आप बना लें, वहाँ पे आप उस तरह लिखें कि माइटोसिस एक डायरेक्ट सेल डिवीजन है। माइटोसिस कैसा डिवीजन है? डायरेक्ट सेल डिवीजन है। और माइटोसिस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। ये आपका पहला पॉइंट निकल के सामने आएगा, यानी ये डायरेक्ट डिवीजन है और ये इनडायरेक्ट डिवीजन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा माइटोसिस के बारे में कि इसके प्रोसेस के वक्त, इसके डिवीजन प्रोसेस के वक्त में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन माइटोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर का होना बहुत ही यकीनी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट निकल के सामने में आ रहा है। आप इसको डिफरेंस कॉलम में नोट डाउन करते रहें, जो हम आपको बात कह रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते रहें कि ये अमाइटोसिस के अंदर में स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म्ड होगा, इसके अंदर में स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान में रखना है कि अमाइटोसिस जो होते हैं वो लो क्लास ऑफ एनिमल और प्लांट जो है उनके अंदर में ऑब्जर्व होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है ये हाई क्लास ऑफ एनिमल और प्लांट के सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स में जो होते हैं डिवाइड के प्रोसेस में काम आता है। तो आपको तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि ये लो क्लास ऑफ एनिमल और प्लांट के अंदर में पाया जाता है, और ये आपका माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? हाई क्लास ऑफ एनिमल और प्लांट। अगर आप तीन डिफरेंस को रेडी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में क्या होगा? आसानी होगा। ऐसे दो भी डिफरेंस जो है वो काफ़ी है याद रखने के लिए, ठीक है। प्लांट का माइटोसिस प्रोसेस अगर देखें और एनिमल का माइटोसिस प्रोसेस देखें तो इनमें क्या डिफरेंस कॉलम आएगा? आप दोबारा एक डिफरेंस कॉलम का चार्ट बना लें, उसमें हेडिंग दे दें प्लांट माइटोसिस, एनिमल माइटोसिस, और उसके 3 पॉइंट्स जो हैं हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखें। पहला पॉइंट आपको प्लांट माइटोसिस में ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट माइटोसिस के अंदर में आपको स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो ऑब्जर्व होता है, और एनिमल माइटोसिस के अंदर में स्पिंडल फाइबर जो है वो नहीं बनता है, बल्कि उसके बरक्स हमको एस्ट्रल रे, एक तरह का आपको खिंचाव और तनाव वाला स्ट्रिंग जो है जैसा होता है, उस तरह की चीज़ें जो है एनिमल सेल के अंदर में देखने को मिलती है। तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर में स्पिंडल फाइबर बनता है, और इसके अंदर में हमको दिखेगा एस्ट्रल रे। तो इन दोनों के बनने का जो मेन ओरिजिन है वो क्या है? वो प्लांट माइटोसिस के अंदर में जो आपका ओरिजिन है वो है सेंट्रोमेयर।
सेंट्रोमेयर हेल्प करता है किस चीज़ के बनने के लिए, स्पिंडल फाइबर को बनने के लिए। तो इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आएगा कि सेंट्रोमेयर जो है इसके अंदर पाया जाता है। और एनिमल माइटोसिस में आपको दूसरा पॉइंट निकल के सामने क्या आएगा कि इसके अंदर में सेंट्रोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ सेंट्रोमेयर पाया जाता है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि आपको स्पिंडल फाइबर दिखता है, और इसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रोजोम पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर प्लांट माइटोसिस में और एनिमल माइटोसिस में हम समझना चाहें तो हमें क्या दिख के सामने आएगा, तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्लांट माइटोसिस के अंदर में वो तमाम चीज़ें जो एनिमल माइटोसिस के अंदर पाई जाती है, जो बेसिक तौर पे फेजेस हैं, जैसे कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये चारों चीज़ें फेजेस पाए जाएंगे। इसके अंदर भी ये होगा, वो चारों चीज़ जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, चारों फेजेस जो है पाए जाएंगे। तो ये इसका एक सिमिलरिटी है, लेकिन इसके अंदर में हमें एक डिफरेंस देखने को सामने में ये मिलेगा कि प्लांट के माइटोसिस का जो स्टेज होगा, ठीक है, वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र वाला स्टेज होगा। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो प्लांट का माइटोसिस का प्रोसेस होगा, उसका स्पिंडल फाइबर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका रिजिडिटी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से वो क्या होगा, सेल के खिंचाव, तनाव और उसके स्ट्रेंथ को आसानी से क्या कर सकता है, बरकरार रख सकता है। लेकिन एनिमल के अंदर में चूँकि हमको इस तरह का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र और सेंट्रोमेयर वगैरह हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए से एनिमल साइटोकाइनेसिस के अंदर में हमें एस्ट्रल रे के अंदर में स्पिंडल फाइबर के मुकाबले में वो खींचा, वो तनाव, वो पुल अप फोर्स जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिफरेंस कॉलम जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कार्डियोकाइनेसिस का और साइटोकाइनेसिस का बनेगा। ठीक है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कार्डियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ, यानी ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन है। और साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, इसमें क्या डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस के डिवीजन के होने की वजह से सेल डिवाइड नहीं होता है, सेल एक ही रहता है, एक सेल में दो न्यूक्लियस। तो कार्डियोकाइनेसिस से सेल का डिवीजन प्रोसेस जो है निकल के सामने में नहीं आता है। और साइटोकाइनेसिस के अंदर में क्या होता है, सेल साइटोकाइनेसिस के डिवाइड होने के बाद दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्से में क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपको दूसरा पॉइंट समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कार्डियोकाइनेसिस जो होता है उसके अंदर में कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये फेजेस के पाए जाने की वजह से कार्डियोकाइनेसिस जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस है, जबकि साइटोकाइनेसिस जो है वो उतना लेंदी प्रोसेस नहीं है। वो जस्ट न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद एक बाहरी कुव्वत या अंदरूनी ताकत यानी इंटरनल फोर्स या डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक लेंदी प्रोसेस है और ये एक शॉर्ट प्रोसेस है। उसके बाद चौथा आपको डिफरेंस कॉलम जो आपको दिमाग में रखना है, रेडी कर लेना है, अपने कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना है, वो है प्लांट का साइटोकाइनेसिस और एनिमल का साइटोकाइनेसिस। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। जो प्लांट और एनिमल का साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके आपको पहली पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको नोट डाउन कर लेना है डिफरेंस कॉलम में, वो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट का साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है उसमें वैक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं, वैक्यूल्स का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होता है। वैक्यूल्स के हमने आपको बताया था, कुछ लिक्विड्स रिलीज़ करता है, विसल्स जो होते हैं वो जाने के बाद क्या करते हैं, मीड पार्ट को यानी इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ सेल जो है उसको क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने लगता है, गलाने लगता है, जिसकी वजह से सेल का वो हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एक दीवार बन जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है और दो हमको अलग अलग सेल देखने को मिलते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर में वैक्यूल का कोई रोल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। एनिमल के अंदर में दूसरे पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखने हैं कि इसके अंदर में क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, फ्लोइंग देखने को मिलता है, एक तरह का टेंशन मिलता है, जिसके वजह से एक सेल जो होता है वो डिवाइड होने के बाद दो हिस्से में बढ़ जाता है। हमने लास्ट क्लास में आपको डायग्राम के ज़रिए इसको बताया था कि कुछ इस तरह के शेप्स बन रहे थे, फ्लोइंग और क्या नाम है आपका, क्लीवेज का। आप यहाँ देखें, ठीक है, इस तरीके से एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा था, इसके वजह से
साइटोप्लाज्म यहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो क्लीवेज का या फ्लोइंग, इस प्रोसेस का नाम है फ्लोइंग। ये आपको एनिमल साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलेगा, लेकिन प्लांट साइटोकाइनेसिस में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स किस तरीके से एग्ज़ाम में आएंगे। डिफरेंस कॉलम बिल्कुल सेल डिवीजन के चैप्टर से एग्ज़ाम में आता है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर बात करें तो आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम नोट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी कर लेने हैं, ताकि आपको क्या हो, इसको पढ़ने में, इसको जानने में क्या हो, आसानी हो। क्योंकि हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि आप इसको नोट करें, नोट करनी ज़रूरी है। नोट करेंगे चीज़ों को तो फिर वो आगे आपके ही काम में आएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से मतलब नोट करते रहें, और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसको इम्प्रूव करने की जो है कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने सेंट्रल टॉपिक यानी मियोसिस को जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। जो मियोसिस का सेल डिवीज़न है ये एक तरह का रिडक्शनल सेल डिवीज़न है। इससे पहले हमने आपको जो माइटोसिस यानी इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न बताया, माइटोसिस यानी इक्वेशनल सेल डिवीज़न बताया, तो यहाँ पे आपको रिडक्शनल सेल डिवीज़न जो है वो देखने को मिलेगा। इस रिडक्शनल सेल डिवीज़न का जो मेन प्रोसेस जो है वो क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो मदर सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मान लीजिए 2n है। जब ये पहली बार डिवाइड करते हैं तो इनसे जो डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, ये मियोसिस 1 के नतीजे में आता है, मियोसिस 1। तो ये जो डॉटर सेल होते हैं इन पे सेल का रिडक्शन हो गया, क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी जो है वो 2n से n हो गई है, इसीलिए इनको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ये मियोसिस 1 का मतलब है कि 2 बार डिवाइड करते हैं। मियोसिस जो प्रोसेस है ये 2 बार डिवाइड होता है कि एक बार जब मदर सेल डिवाइड होगा उससे 4 बनेगा। फिर ये लोग जो बनते हैं प्रोडक्ट वो अनस्टेबल होते हैं, तो इनसे क्या होता है, फिर इनका हिस्सा, इनका टुकड़ा जो है वो हो जाता है इस तरीके से। अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये मीट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो फिर बाद में ये डिवाइड होने के बाद क्या करता है, हम लोगों को डॉटर सेल जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ये किस नतीजे में करता है, मियोसिस 2 के नतीजे में। मियोसिस 2 जो होता है उसके नतीजे में क्या करता है कि एक मदर सेल डिवाइड होता है और होने के बाद हमको 4 डॉटर सेल देता है। कितना डॉटर सेल देता है, 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन का पार्ट। मियोसिस का जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, वो ठीक मेटाफेज के आपका माइटोटिक सेल डिवीजन ही की तरह में डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहें तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मियोसिस का ये जो डिवीजन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 2 फेजेस दिखते हैं आपको, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। फिर मियोसिस का भी प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वही प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, उसके बाद टेलोफेज 1, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से मियोसिस का जो 2 होता है वो भी क्या होता है, वो डिफरेंट फेजेस में होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस का पार्ट 2, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोफेज 1 होता है इनके कुछ और सब डिविजन्स भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको हम प्रोफेज का जो सब डिविजन्स हैं उसको आप बता देते हैं, बड़े ध्यान से इसका मतलब
डेटा को स्टोर रखिएगा माइंड पे। हम आपको इसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी बता देंगे। इसका प्रोफेज़ 1 का 5 सब डिवीज़न होता है। सबसे पहला आपका होता है लेपोटीन, उसके बाद होता है ज़ाइगोटीन, उसके बाद होता है पैचिटीन, उसके बाद होता है डिप्लोटीन और लास्ट में होता है डायाकाइनेसिस। लेपोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है। तो ये प्रोफेज़ 1 का 5 सब डिवीज़न होता है। ये क्या है? सब डिवीजन्स है। ठीक है, सब डिवीजन्स है। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मियोसिस काम करता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मियोसिन के अंदर में जो आपको 2n से ये n का बनने का जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और ये इतने सारे फेजेस को कंप्लीट कर लेने के बाद फाइनली जो होता है वो साइटोकाइनेसिस पे जाके एंड होता है, जहाँ पे आपको एक सेल से 4 डॉटर सेल जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। जिस तरीके से हमने आपको माइटोटिक सेल डिवीज़न के अंदर में ये बता दिया था कि आपको प्रोफेज़ के अंदर में क्या होगा कि न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन हैं वो रिमूव हो जाएंगे, वो डिसअपीयर होंगे। साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो निकल के सामने आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म से मिल जाएंगे। मेटाफेज़ में वो अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज़ पे वो बाईपोलर अट्रैक्शन के वजह से पोलर रीजन पे चले जाते हैं और उनके वजह से दोबारा एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और चूँकि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है इसीलिए साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और एक सेल से 2 सेल बन जाता है। ये तमाम मामला आपको मियोसिस के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बस ये बात है, ये चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें जो है एक बार नहीं 2-2 बार दिखाई देगी। इसके वजह से प्रोसेस और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है जो मियोसिस से जुड़े हुए हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर भी आपको सवालात जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक टर्मिनोलॉजी आता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सिमिलर, लोगस का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरली उनके जो क्या नाम है जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर दिखने के होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा। अगर एक पेरेंट्स के अंदर में फादर और मदर यानी फादर्स क्रोमोसोम अगर हैं और मदर का क्रोमोसोम है, अगर हम फादर के क्रोमोसोम को ऐसे दिखा रहे हैं और मदर के क्रोमोसोम को इस तरीके से दिखा रहे हैं, और हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चे का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए ये फादर के और मदर के कॉम्प्लेक्शन सेल्स को जो है कॉम्प्लेक्शन क्रोमोसोम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इनके मिलने के बाद अगर हमारा बच्चे का स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या निकल के सामने आएगा, अगर हमको उसको स्टडी करना है, उसको समझना है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट यहाँ पे किस तरीके से काम आएगा आप उसको समझेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ फादर क्रोमोसोम ठीक है, ये फादर सेल का और ये मदर सेल का अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है तो ये जो हिस्सा होगा ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है। आप देख सकते हैं ये एक ही कॉम्प्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो बच्चा का कॉम्प्लेक्शन वाइट हुआ
तो ये सिमिलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो वाइट दिखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मदर का और फादर का मिलने के बाद जो बच्चे का जो मतलब स्किन का कॉम्प्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। वो वाइट की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। ठीक है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक जैसा क्रोमोसोम जो है वो हमें देखने को मिले। इट मस्ट बी सिमिलर, वो बिल्कुल सिमिलर रहे। और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब क्या नाम है, बच्चे के अंदर में एक जैसा जाहिर हो। कभी कभी वो एक जैसा जाहिर होता है, तो मदर और फादर अगर दोनों वाइट हो तो उसका वाइट रिजल्ट निकल के सामने आता है। कभी कभी उनके इंटरमिक्सिंग की वजह से मदर और फादर के वाइट होने के बावजूद भी बच्चे का कलर डार्क निकल के सामने आता है। तो ये एक तरह का क्रॉसिंग ओवर की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो हमारा दूसरा टॉपिक होगा जो हम मियोसिस से समझेंगे। मियोसिस के अंदर में क्रॉसिंग ओवर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम उसको देखेंगे अभी। ये हमारा एक क्रोमोसोम है जिसमें ये क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो ये अगर पेरेंट्स का यानी फादर का क्रोमैटिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये अगर मदर क्रोमैटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है इनका इंटरमिक्स हो जाना। इनके इंटरमिक्स होने से हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमें जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फादर और मदर के जो क्रोमोसोम है वो आपस में अपने कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमें प्योर ब्रीड नहीं देखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर के दो क्रोमैटिड जो है ये प्योर पैटर्नल है, क्योंकि पैटर्नल के पास ब्लैक कलर का हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, और मदर जो है वो क्या है, वो प्योर रेड है। तो ये आपको क्या होगा, ये पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या होगा मतलब सॉरी हमने शायद गलती कर दी यहाँ पे, इस चीज़ को ज़रा देख लीजिए, मुमकिन है कि यहाँ पे हमसे एक भूल हो गई है। ये हिस्सा ब्लैक होगा क्योंकि ये क्रॉस किया है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों को आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। इन लोग दोनों में इंटरमिक्सिंग की वजह से क्या है कि इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को थोड़े क्या कर लिए हैं, चेंज कर लिए हैं। तो इसके वजह से ये प्योर पैटर्नल या प्योर मैटरनल नहीं रहे, ये मिक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की वजह से क्या होता है कि हमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिलते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर में ये जो आपको क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं चूँकि बिल्कुल सेम है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्योंकि इनके पास सिर्फ पैटर्नल कैरेक्टर्स है या इनके पास सिर्फ मैटरनल कैरेक्टर्स है। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अंदर पैटर्नल और मैटरनल दोनों कैरेक्टर्स है। इस तरह ये नॉन सिस्टर्स यानी आपस में बहनें नहीं हैं, आपस में एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये पूरे तौर पे पैटर्नल है, ये पूरे तौर पे पैटर्नल नहीं है, या ये पूरे तौर पे मैटरनल है, ये पूरे तौर पे मैटरनल नहीं है। तो नॉन सिस्टर जो आपको मामला है वो देखने को मिलेगा।
उसके बाद मियोसिस के अंदर में आपको दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या देखने को मिलेंगे कि हमारा जर्म सेल जो होता है, हमारा जो स्पर्म और हमारा जो ओवम होता है, उनके डिवीज़न को क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। डिवीजन्स ऑफ जो स्पर्म सेल और डिवीज़न ऑफ ओवा सेल जो होते हैं, ओवम सेल जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनके डिवीज़न के नतीजे में हमें जो जाइगोट और फिर जाइगोट के बाद हमें जो एम्ब्रायोनिक स्टेज देखने को मिलता है, वो मियोसिस के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस जो है वो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, आपको इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। जिस तरह हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन बॉडी के सेल्स को, बॉडी के क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है आपस में, और उसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी सेल्स का डिवीजन हो जाता है। उसी तरीके से हमारा जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो क्या करता है, हमारा जर्म सेल, हमारा रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उनके डिवीजन में कंट्रोल करता है। इसके नतीजे में क्या है, और बच्चे की पैदाइश का जो मरहला है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यहाँ से निकल के सामने आ रहा है, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। यही हमारा आने वाले क्लास का इंपॉर्टेंट और सेंट्रल टॉपिक होगा कि कैसे करके सेल डिवीजन का एप्लीकेशन यानी रिप्रोडक्शन जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि आपको सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से बताया जा सके। उसमें हमने आपको आज के सेंट्रल टॉपिक में मियोसिस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, मियोसिस का पार्ट 1, मियोसिस का पार्ट 2, ठीक है। ये बिल्कुल माइटोटिक की तरह होता है और इसके अंदर भी वही तमाम फेसेस देखने को मिलते हैं जो माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टेलोफेज वगैरह मामला है। सिर्फ आपको प्रोफेज 1 पे याद रखना पड़ेगा कि उसके कुछ डिवीजन होते हैं, लैपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ये सब डेवलपमेंट स्टेज है कि वो जो मियोसिस का जर्म सेल है वो कैसे डेवलप करता है। फाइनली साइटोकाइनेसिस 2 के ज़रिए से एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल निकल के सामने आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें चूँकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बहुत कम है, तो फिर क्या होता है, इनका फिर से प्रोडक्शन कैसे शुरू होगा, फिर ये एन और एन आपस में मिलेंगे, 2n बनाएंगे, फिर वो 2n जो है n में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये है आपका क्या नाम है, स्पर्म या ओवम सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन। और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ एप्लीकेशंस थी यहाँ पे, सिस्टर क्रोमैटिड वाली, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वाली, होमोलोगस क्रोमोसोम का टाइप होना या क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने इन तमाम बेसिक चीज़ों को जो क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हमने बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ इसके बारे में हमें जनाइए ताकि हम उसे क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन। जब दोबारा हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन का, तो कुछ भी कमी रहेगी तो वहाँ पर मेकअप करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट डाउन कर लें, क्योंकि मटीरियल्स जो है वो आपको मतलब दोबारा नहीं मतलब आपको नोट करना पड़े। आपकी जो वीडियोस है, लंबे वीडियो बनते हैं, आपके इस वीडियोस के ज़रिए से आपको दोबारा फिर से 40 मिनट जो है आपको देना ना पड़े। अगर मटेरियल नोट किया हुआ रहेगा तो आपको कम टाइम में इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। बस यही तमाम चीज़ों के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ को जो है वो लाइक्स करें, सब्सक्राइब बटन्स को जो है वो मतलब प्रेस करें, ताकि आपको हमारे ज़रिए मिलने वाले तमाम जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको दस्तयाब हो। बहुत ही अफसोस के साथ ये हमको देखना पड़ता है कि बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, वो दूसरे वीडियोस जो पढ़ाई लिखाई से नहीं होते, नॉन एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, गेमिंग वीडियोस होते हैं और बहुत सारे कॉमेडीज़ वीडियोस होते हैं, उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो है उनका क्या नाम है लगा रहता है। लेकिन जो एजुकेशन वीडियो आते हैं, जो उनके काम में आने वाले वीडियोस है, उनको उन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, उन वीडियोस को लाइक्स नहीं किया जाता है, लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक मतलब ईल माइंडेड जो है सोसाइटी का स्टूडेंट्स के अंदर में वो निकल के सामने आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से समझें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। शेयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, आपको भी उस चीज़ को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। इन्हीं कुछ बातों के ज़रिए मैं अपने वीडियोज़ को ख़त्म करता हूँ। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अच्छे से रहिए और दोबारा हमारे क्लासेस के लिए अपने आप को रेडी कीजिए।